अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। मैं आपको केमिस्ट्री की वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ इस टॉपिक में। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टार्ट किए हुए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एसिड रेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, और 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने डिटेल से आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। आपने सारा चैप्टर मेरे साथ पढ़ना है और आपको चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स को। अब ये मैंने बात कर ली कि ये एयर पोल्यूटेंट है सारे के सारे, ठीक हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे अभी आते कहाँ से हैं, क्वेश्चन ही पैदा होते हैं। ताकि मुझे पता हो कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ रही है, मोनोऑक्साइड यहाँ से आ रही है, मैं उन एक्टिविटीज़ को कम करूँ या उन एक्टिविटीज़ को करने से बचूँ ताकि मेरे हवा में आलूदगी ना हो, ठीक हो गया। मुझे इस बारे में पता होगा तो मैं वो एक्टिविटीज़ नहीं करूँगी ना। तो एयर पोल्यूटेंट के क्या क्या सोर्सेज हैं, वो कहते हैं कि मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पोल्यूटेंट, मिलियन 10 लाख को कहते हैं। तो लाखों टन में पोल्यूटेंट प्रोड्यूस हो रहा है। पोल्यूटेंट वो हैं जो आपकी फ़िज़ा को आलूदा करते हैं, आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में उनको एमिट किया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है हर साल। क्यों? एज रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान की सरगर्मियों की वजह से, हमारी अपनी कोताहियों की वजह से काम हो रहा है कि हमारी इर्द गिर्द की एटमॉस्फेयर आलूदा हो रही है। और जब वो आलूदा होती है तो वही फ़िज़ा में हम सांस ले रहे होते हैं, वही ख़तरनाक केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं और हमें बीमार कर रहे हैं। हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हमें बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं मेजर एक्टिविटी इन तमाम एक्टिविटीज़ में कौन सी है, इज़ द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन, फॉसिल फ्यूल का जलना। मैंने आपको बताया था 2 तरीके से फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है, बल्कि मैं अब आपको बताती हूँ, ये चीज़ आगे भी डिटेल में आएगी, ठीक है। इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको समझा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, जो फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन होती है ना, 2 तरीके से होती है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, मैंने आपको पीछे डिटेल में पढ़ाया था। कोल, आपका कोयले से हम बिजली पैदा करते हैं ना। आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया जो अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं। आपकी कुकिंग गैस CNG हो गई, आपकी मीथेन, इथेन, ये जो आप घर में स्वी गैस इस्तेमाल करते हैं ना खाना पकाने के लिए, ये भी फॉसिल फ्यूल है। तो ये सारे फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से क्या होता है, अब फॉसिल फ्यूल 2 तरीके से जलते हैं, या तो इनकी कंप्लीट कंबस्शन होती है या इनकम्प्लीट होती है, ठीक हो गया। कंप्लीट कंबस्शन जो होती है, अगर ये मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट कंबस्शन का मतलब है मुकम्मल तौर पर जल गए हैं। मुकम्मल तौर पर कब जलते हैं, जब इनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन मौजूद होती है। अच्छी खासी ऑक्सीजन की जब तादाद होगी ना, तो फॉसिल फ्यूल जो है ना कंप्लीट इनकी कंबस्शन हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर जल जाएंगे। तो उसके नतीजे में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और पानी मिलता है, ठीक हो गया। ये चीज़ें मिलती हैं। और जब इनकम्प्लीट कंबस्शन कब होती है, जब इनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन बहुत थोड़ी मौजूद है, ठीक है, बहुत थोड़ी ऑक्सीजन है फ़िज़ा में, और तब आप फॉसिल फ्यूल को जला रहे हो ना, तो फॉसिल फ्यूल की इसको कहते हैं हम इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई है। फॉसिल फ्यूल मुकम्मल तौर पर नहीं जले। इसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक, और अदर हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं। ये सारी बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड अभी मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, बहुत ख़तरनाक चीज़ है कार्बन मोनोऑक्साइड। इंसान की डेथ करवा देती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इतनी ख़तरनाक है, ठीक है। तो वही वो बात कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, मेजर एक्टिविटी क्या है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कंप्लीट जल रहे हैं या मुकम्मल या इनकम्प्लीट उनकी कंबस्शन हो रही है। कंप्लीट कंबस्शन कब होती है, जब अच्छी खासी अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद हो, और इनकम्प्लीट कंबस्शन तब होती है जब ऑक्सीजन बहुत थोड़ी सी तादाद में मौजूद है, ठीक हो गया। तो उसके नतीजे में वो कहते हैं क्या चीज़ें बनती हैं। उसके नतीजे में मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, हाइड्रोकार्बन बनेंगे। ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं, पानी नहीं, बाकी सारी चीज़ें जो है ना पोल्यूटेंट्स हैं, इन्होंने हवा को आलूदा करना है। वो कहते हैं जो फॉसिल फ्यूल इसलिए अलोन, अकेले ही काफ़ी होते हैं फॉर मोस्ट ऑफ आवर पोल्यूशन प्रॉब्लम। ये जो हमारे फ़िज़ा में आलूदगी है, इसके अकेले जो ज़िम्मेदार है ना वो फॉसिल फ्यूल हैं। ये जो आप गाड़ियों में तेल वगैरह जला रहे हो, ये जो आप कोयले से बिजली पैदा कर रहे हो, ये लोग, ठीक है। अब वो कहते हैं फॉसिल फ्यूल के जलने से क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। जब फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है तो क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं। ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, ये, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन है, ये मीथेन है, ठीक है। मीथेन प्रोड्यूस होती है, ऐश होती है, राख, वो प्रोड्यूस होती है, धुआं प्रोड्यूस होता है, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं फॉसिल फ्यूल के बढ़ने की वजह से। इस जलने की वजह से, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से सारी ख़तरनाक गैसेज हैं। ये आगे हम जाके इनके इफेक्ट्स पढ़ेंगे, हार्मफुल इफेक्ट, तब आपको समझ आएंगी कितनी ख़तरनाक गैसेज हैं, ठीक है।
वो कहते हैं बहुत से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो फ़िज़ा में आपके इर्द गिर्द हवा में रिलीज़ हो रहे हैं, वो कैसे रिलीज़ हो रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से भी चलो रिलीज़ हो रहे हैं, हमारा भी इंसानों का भी किरदार है। इसके अलावा कुछ नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं कुदरती तौर पर ही, इनमें इंसानी किरदार नहीं है, उनकी वजह से भी पोल्यूटेंट रिलीज़ हो रहे हैं। जिस तरह कि आतिफिश शाह फट गई, अब जब आतिफिश शाह एक एकदम फट जाती है तो उसमें तो इंसान की कोई रोल नहीं है ना, वो तो कुदरती तौर पर फटी है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में, ये वाली SO2 गैस रिलीज़ होती है और पार्टिकुलेट मैटर रिलीज़ होते हैं। ठीक हो गया। ये जो सारी गैसेज हैं इनके बारे में आप आगे डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ने जाना है जाके एसिड रेन काज करवानी है, और एसिड रेन जो होती है तेज़ाबी बारिश, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं आगे एसिड रेन वाला चैप्टर डिटेल में बुक में है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाना है। ठीक है, उसको आपने अच्छे से देख लेना है। अब वो कहते हैं मिथेन कैसे रिलीज़ होती है, मिथेन हवा में रिलीज़ होती है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। अच्छा, मिथेन गैस जो होती है ना, ये वाली गैस, ठीक है, ये फ़िज़ा में कैसे रिलीज़ होती है, इसने ना वेजिटेशन का मतलब है कि जो डेड लीव्स होते हैं, पौधे वगैरह होते हैं, इसके अलावा जो कूड़ा किटकिट वगैरह होता है, जब ये गल सड़ जाता है ना तो वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया ने आके गंदी बदबू वहाँ से पैदा होती है ना, तो वो गंदी बदबू मिथेन की होती है, और भी गैसेस होती हैं, तो वो मिथेन गैस ऐसे पैदा होती है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन वेस्ट गैसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन इन एनिमल्स। इसके अलावा जब एनिमल्स डाइजेशन करते हैं ना, डाइजेशन इन एनिमल्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बकरी है, कोई भी काऊ बफलो भैंस गाय, उसने घास वगैरह खाया, ठीक है, अब वो घास उसके एनिमल की बॉडी के अंदर गई। अब जब एनिमल के बॉडी के अंदर जाएगी तो एनिमल के स्टमक के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया ने उस घास के ऊपर एक्ट करना है, ठीक है, और मिथेन गैस प्रोड्यूस करनी है। तो इस तरीके से एनिमल्स के अंदर जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वेस्ट गैस प्रोड्यूस होती है। अगर आपको नहीं समझ आई तो समझा देती हूँ दोबारा। ये देखें, एक एनिमल है, ठीक, इस एनिमल ने क्या किया, घास खा ली, ये ग्रास इसने खा ली, ठीक। अभी जब इसने घास खा ली तो घास इसके स्टमक के अंदर गई, स्टमक के अंदर जब ओब्वियसली ग्रास जाएगी तो यहाँ पे स्टमक के अंदर इसके बैक्टीरिया रहते हैं, उन बैक्टीरिया ने इस घास के ऊपर एक्ट करना है और मीथेन गैस प्रोड्यूस करनी है। तो इस तरीके से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया, एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया वेजिटेशन मैटर जो होता है उसकी डिकम्पोजिशन की वजह से भी गैस प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन, लोग गांव से शहरों में आते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़, सनतें बनती जा रही हैं, और ट्रांसपोर्टेशन, लोग गाड़ियां ज़्यादा लेके इधर मतलब नकलो हमल जो है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, आर द मेन फैक्टर। यही तो वो चीज़ें हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिनकी वजह से हवा में आलूदगी बढ़ती जा रही है। ऑल दीज फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग इन एवरी सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर शहर में ये फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर पिछली आधी सदी जो है ना उसमें तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ये पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उसकी इन सारी चीज़ों की वजह से हवा में पोल्यूटेंट पैदा हो रहे हैं, और वो पोल्यूटेंट हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर रहे हैं, हमारे माहौल को। ठीक हो गया। एक और पोल्यूटेंट है ओजोन, उन्होंने ओजोन की यहाँ पे स्पेशल बात की है, इस ओजोन की। ठीक, वो कहते हैं ओजोन कैसे बनती है, ओजोन ने कैसे बनना है, ओजोन ने एटमॉस्फेयर में कैसे बनना है। जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इन्होंने जब रिएक्ट करना है किसके साथ, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलाटाइल का मतलब होता है जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, वोलाटाइल हैं जो इजीली, जिन्होंने उड़ जाना है आराम से। ठीक है, ठीक, जिस तरह अल्कोहल बहुत वोलाटाइल होती है, पेट्रोल बहुत वोलाटाइल होता है। पेट्रोल की बोतल आप खोलते हो ना तो एकदम ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, बोतल में नहीं बचता, हवा में चला जाता है। ठीक है, इसको वोलाटाइल कहते हैं। तो हवा में, फ़िज़ा में ये जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन होती है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो वोलाटाइल होते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब उन्होंने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करना है, किसकी मौजूदगी में, सूरज की मौजूदगी में, ठीक है, और हीट की मौजूदगी में, तो उनके नतीजे में हमारे पास क्या पैदा होगी, ओजोन। ठीक है, फिर ओजोन प्रोड्यूस होगी। तो यही बात उन्होंने आपकी बुक में लिखी हुई है। देखें, ओजोन कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हीट और सनलाइट की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शन होता है, किसके दरमियान, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के दरमियान में, एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान में, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के दरमियान में एक केमिकल रिएक्शन होता है सनलाइट और हीट की मौजूदगी में, तो ओजोन बनती है। ठीक हो गया, ये आपके बुक में उन्होंने बात लिखी हुई है कि ओजोन की फॉर्मेशन कैसी होती है, ये आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद वो कहते हैं सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा बड़ी धुंध होती है, लेकिन वो धुंध असल में धुंध भी नहीं लग रही होती, ऐसे लग रहा होता है जैसे वो धुआं भी हो। ठीक है, तो दो चीज़ें मिलके वो बना रही होती हैं,
एक्चुअली स्मोक, धुआं प्लस धुंध, फॉग, इन दोनों ने मिलके वो बनानी होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, इधर से ले लेंगे SMO स्मो और इधर से जी ले लेंगे तो स्मोग। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, धुएं की वजह से और जो धुंध है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से एक नई चीज़ बनती है, उसको कहते हैं स्मोग। और चूँकि जो धुंध होती है वो सर्दियों में पड़ती है ना, तो इसलिए स्मोग भी आपको सर्दियों में मिलेगी। तो वो कहते हैं सर्दियों में क्या होता है, स्मोग जो आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसने फॉग के साथ रिएक्ट करना है, स्मोक ने फॉग के साथ रिएक्ट करना है, धुएं ने धुंध के साथ, ठीक है, और एक स्मोक बना देनी है। तो बहुत से पाकिस्तान के जो शहर होते हैं वो बिल्कुल स्मोक से लिपटे होते हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्मोक आपको मिलेगी। वो कहते हैं इट्स सस्पेंशन इज कॉज्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अब ये क्यों स्मोक बन रही होती है, वजह क्या है, स्मोक के बनने की भी वजह यही वजह है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्री से जो आलूदगी निकल रही है, गाड़ियों से जो ख़तरनाक गैसेस निकल रही हैं, और जो फसलें जल रही हैं उसकी वजह से काम सारा चल रहा है, ठीक है। वो कहते हैं ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर से जो आलूदगी निकल रही है, गाड़ियों में से जो गैसें निकल रही हैं और जो फसलें जलती हैं, इनकी वजह से क्या होता है, ख़तरनाक गैसेस रिलीज़ होती हैं। कौन कौन से गैसेस, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन निकल रहे हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र निकल रहे हैं, वही यही वाली गैसेस, ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, पार्टिकुलेट गैसेस और हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीज़ें आपको इन जगहों से मिल रही हैं, ठीक हो गया। अब इनके नुकसानात क्या होते हैं, गैसेस तो निकल रही हैं, हवा में आ रही हैं, हम बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके हमारी ज़िंदगी पे क्या नुकसानात हैं वो अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इसने कैसे मुतासिर करना है। जी स्टूडेंट, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे मुतासिर कर रही है, वो कहता है हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये बात आपको ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक में डिटेल में समझ आएगी। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो बोर्ड में ज़रूर पूछा जाएगा। उसको मैं डिटेल में जब पढ़ाऊँगी ना तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, लेकिन मैं आपको हल्का सा अभी भी समझा देती हूँ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाऊँगी मैं ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक में, तो उसको आपने अच्छे से ज़रूर देखना है। जी स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। ज़मीन के इर्द गिर्द जो होता है ना, गैसेज सारी मौजूद हैं, ठीक है। इन गैसेज ने ऐसे ज़मीन को लपेटा हुआ है जिस तरह एक ब्लैंकेट नहीं होता, जिस तरह कंबल होता है, उसने जिस तरह आप सर्दियों में लेटते हो, आपने अपने ऊपर कंबल ले लेते हो, इस तरीके से ज़मीन के इर्द गिर्द भी एक कंबल है गैसेस का, ठीक है। ये सारी गैसेस हैं। ये जो गैसेस होती हैं ना, इनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और इनको ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले टॉपिक में आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, क्योंकि एक बहुत लंबी डिस्कशन हो जाती है। इतनी सी चीज़ के लिए मैं आपको पूरा बताने बैठ जाऊँ तो वो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। अब वो उन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। उन ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे मौजूद होती हैं, उन गैसेस ने क्या करना है, जो सूरज की रोशनी आ रही है ना, उस सूरज की रोशनी को आ रही है उसको ट्रैप कर लेना है और उस सूरज की रोशनी को वापस नहीं जाने देना। अब जब वो सूरज की रोशनी वापस नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी, तो वो हीट एनर्जी है, तो उस हीट एनर्जी की वजह से क्या होगा, ज़मीन गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होएगी, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जाएगी, तो ये ब्लैंकेट जो गैसेस का ज़्यादा मोटा होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा मोटा होगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सूरज की एनर्जी को ट्रैप करेगा, ज़्यादा सूरज की एनर्जी यहाँ पे आके एब्जॉर्ब होएगी, ठीक है। ज़्यादा सूरज की एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाएगी ज़मीन के ऊपर। जब ज़मीन के ऊपर ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाएगी, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया गर्म हो रही है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से काम हो रहा होता है, ठीक, विच कैन कॉज। और जब इतनी शदीद गर्मी हो जाएगी, तो इतनी शदीद गर्मी की वजह से जो बड़े बड़े बर्फ़ के तोदे होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, ओशंस टू वार्म, और जो समंदर है वो सारे गर्म होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इतनी ज़्यादा गर्मी होगी ना, तो अगर पूरा समंदर है। जी स्टूडेंट्स, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक में डिटेल में समझ आएगा, लेकिन अगर अभी भी मैं आपको थोड़ा हल्का सा समझा दूँ, ओशंस टू वार्म, इसका क्या मतलब है। वो कहते हैं कि इस इतनी शदीद गर्मी की वजह से जो आपके सारे समंदर वगैरह वो गर्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, देखें अगर ये समंदर है, समंदर के अंदर पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब इतनी ज़्यादा गर्मी होगी ना, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हीट एनर्जी मिलेगी। अब जब किसी भी चीज़ को एनर्जी मिलती है, आप अपनी मिसाल ले लें, आपने खाना खाया, आपके अंदर एनर्जी आ गई है, तो आप एक जगह नहीं बैठेंगे, आप कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। इसी तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स जब इनको एनर्जी मिल जाएगी ना, तो ये भी इधर आराम सुकून से नहीं बैठेंगे, ये भी इधर एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर देंगे। जब ये भी एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर देंगे ना, तो अब अगर पानी का सरफेस इतना था तो अब इतना होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो वाटर सरफेस जो है, सी लेवल जो है वो राइज़ होना शुरू हो जाएगा। पहले सी लेवल इतना था, अब राइज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात वो कह रहा है। ये क्यों हुआ? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ, इतनी शदीद गर्मी की वजह से हुआ। और वो ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। दिन ब दिन कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आप दरख्त काटते जा रहे हो। अगर दरख्त होते, पौधे होते, तो पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेते। आपने दरख्त काटना शुरू कर दिए, वहाँ पर आपने घर बनाना शुरू कर दिए, ठीक हो गया। तो उसकी वजह से सारा काम चल रहा है। इसके अलावा वो कहते हैं एक्सट्रीम वेदर चेंजेस, इस तरह मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं। लाइक हीट वेव आना शुरू हो गई है। हीट वेव क्या होती है? जब एक लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी रहती है ना, तो इसको कहते हैं हीट वेव आ गई है। मतलब आम गर्मी से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और एक लंबे अरसे तक ये चीज़ बरकरार रहती है, तो इसको कहते हैं हीट वेव है। हैवी रेन, बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई हैं। और ये कैसे हुआ? एंड वाइल्ड फायर्स, जब इतनी शदीद गर्मी होगी ना, तो जंगलों में खुद ब खुद आग लगना शुरू हो जाती है और बारिश भी शदीद होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? शदीद गर्मी होगी, ये शदीद गर्मी है, गर्मी की वजह से जो पानी है वो आबी बुखारात बन के ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। जब ये ऊपर उड़ेगा तो बादल बनेंगे, बादल की वजह से ज़्यादा बारिश आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से काम चल रहा होता है। ये ग्लोबल वार्मिंग में आप डिटेल में चीज़ पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक हो गया। इस तरीके से अगली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये बहुत ख़तरनाक गैस होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ख़तरनाक गैस है। एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, बहुत ख़तरनाक गैस है। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक कि इसने इवन सफोकेशन, आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा इस गैस की वजह से, और इसने आपकी डेथ करवा देनी है। अब ये कैसे करवानी है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। होता ये है कि आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं। आपके ब्लड है, ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर ना अल्लाह ताला ने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, ठीक। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ना छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं। इन गाड़ियों ने ऑक्सीजन को उठाना है और उठा के जाके देना है किसको? आपके सेल्स को। आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा। अगर केमिस्ट्री के, तो मतलब अगर आप बायो के नहीं भी हैं, फिर भी आप ये बात समझ लें कि आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक हो गया। और वो जो सेल्स होते हैं ना, उनको ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन लेंगे, उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो आपका ग्लूकोज तोड़ेंगे और एनर्जी बनाएंगे, और इस तरह सेल काम करेगा। जो भी सेल ने काम सारे अंजाम देने हैं, ठीक हो गया। अब क्या होता है, जब ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना, इसके साथ नॉर्मली ये गाड़ियाँ जो हैं, इन गाड़ियों में ऑक्सीजन ने बैठना है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ गई ना, तो ये गैस कहेगी मैं बैठूंगी। इसने ऑक्सीजन को हटा देना है इन गाड़ियों से, और ख़ुद ब खुद इसने खुद फिर जाके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने इस हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच होना शुरू हो जाना है, और ऑक्सीजन को कहना है तुम दूर जाओ। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो टिश्यूज़, जो हमारे बॉडी के सेल्स थे, उनको तो ऑक्सीजन चाहिए थी, उनको अब ऑक्सीजन मिल नहीं रही। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलती ना, तो सेल्स एनर्जी नहीं बना पाते, काम नहीं कर पाते, तो इसलिए इंसान का दम घुटना शुरू हो जाता है, इंसान की डेथ होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से काम होता है, ठीक है। वैसे भी ठीक हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है बड़ी टॉक्सिक गैस है, बहुत खतरनाक गैस है। कैसे? स्टॉप द रेड ब्लड सेल्स। इसने जो एनिमल के ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको स्टॉप करना है कि वो ऑक्सीजन कैरी ना करें, दैट बॉडी नीड्स। बॉडी को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। इसने क्या करना है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने खुद जाना है जाके उस हीमोग्लोबिन, वो जो गाड़ियाँ हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर छोटी छोटी सी, जिन्होंने ऑक्सीजन को उठा के लेके जाना था, ठीक है, उनके अंदर खुद बैठ जाना है, खुद जाके उनके साथ अटैच हो जाना है। अब जब खुद अटैच हो जाएगी तो ऑक्सीजन के लिए कोई जगह नहीं बची। जब ऑक्सीजन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी तो ऑक्सीजन सेल्स को नहीं जाएगी, और सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल्स काम करना बंद कर देंगे, इंसान की डेथ होना शुरू हो जाएगी, इंसान का दम घुटना शुरू हो जाएगा और डेथ हो जाएगी, ठीक हो गया। अक्सर आपने सुना होगा रात को बंद कमरे में हीटर चलता रह गया, जिसकी वजह से इतने लोग सुबह देखा तो मरे हुए थे। तो वो यही बात होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से ही होता है, ठीक हो गया। अब दूसरी तीसरी बात, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर की हम बात कर लेंगे। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को हमने कहा था नॉक्स भी कहते हैं। इन्होंने लंग्स को डैमेज करने, जाहिर सी बात है, इतनी खतरनाक गैसेज आपकी फ़िज़ा में मौजूद हैं। तो जब आप इनको सांस लेंगे तो सांस लेने के साथ ही खतरनाक गैसेज आपके अंदर उसमें जाएंगी, लंग्स में जाएंगी, फेफड़ों में जाएंगी, आपकी आंखों को मुतासिर करेंगी, आंखों को इरिटेट करेंगी, एंड डैमेज वेजिटेशन। इसके अलावा इन्होंने आपके पौधों को, दरख्तों को मुतासिर करना है, ठीक है। ये कैसे मुतासिर करना है ये आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं ना, ये एटमॉस्फेयर में इन्होंने जाना है, जाके नाइट्रिक एसिड बना देना है। अब जब नाइट्रिक एसिड बन जाएगा तो बारिश आएगी, तो बारिश में वो तेज़ाब शामिल हो जाएगा, तो एसिडिक रेन आएगी। वो जो एसिडिक रेन है वो पत्तों को, दरख्तों के लिए बहुत ख़तरनाक है,
ये आप आगे एसिडिक रेन वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा कहता है इट कैन ऑल्सो कॉज एसिड ड्रेन, इसने एसिड ड्रेन भी काज करनी है। वही बात जो मैंने भी आपको बताई, जिसने इस एसिड ड्रेन ने क्या करना होता है, आपकी बिल्डिंग्स को ख़राब करना है, आपके स्टैचूज़ जो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए थे उन स्टैचूज़ को ख़राब करना है। ये तेज़ाबी बारिश जब इन स्टैचूज़ के ऊपर पड़ेगी ना तो स्टैचूज़ बेचारों का कलर ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उनका टेक्सचर ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र की हम बात कर लेते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र में SO2 SO3 आ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने भी वही काम करना है, आइज़ को इरिटेट करना है, आँखें आपकी आँखों में ना ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, आंखों में जलन होना शुरू हो जाती है। एंड कॉज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, तो सांस लेने में मसला पेश आना शुरू हो जाएगा। और इन्होंने भी एसिड ड्रेन करवानी है, या सॉक्स और नॉक्स, या आप आगे जाके SO2 NO NO2 SO2 SO3 एसिडिक रेन में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे सिर्फ वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हाइड्रोकार्बन ने क्या काम करना है, इन्होंने निमोनिया करवाना है। निमोनिया क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स का इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन करवा देना है, फिर सांस लेने में मसला पेश आएगा पेशेंट को, खांसी करवानी है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, लंग डिजीज़, वही ना, जब लंग डिजीज़ हो जाएगी, फेफड़ों में मसला आएगा तो सांस लेने में मसला पेश आएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन ने भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ग्लोबल वार्मिंग करवानी है, ठीक हो गया। ये अब आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक में। पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर में आपकी पीछे हमने पढ़ा है क्या आ जाता है, डस्ट आ जाती है पार्टिकुलेट मैटर में, पोलन आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये पार्टिकुलेट मैटर ने क्या करना होता है, आपकी आइज़ को इरिटेट करना है, आँखों को मुतासिर करना है। वही चीज़, इन तीनों चीज़ों ने क्या करना है, आँखों को मुतासिर करना है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी करवानी है, सांस लेने में मसला पेश आएगा, आपके फेफड़ों को मुतासिर करना है, ठीक है। स्वेयर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा सांस लेने में मसला पेश आएगा, ख़ासतौर पर वो लोग जिनको पहले से ही अस्थमा है। अस्थमा एक डिजीज़ होती है जिसमें ना जो पेशेंट होता है उसके एयरवेज जो होते हैं, सांस की जो नालियाँ होती हैं ना वो तंग होना शुरू हो जाती हैं। मान लो मेरे एयरवे ऐसे हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा खुले हैं, ये जो पेशेंट होगा ना इसके सांस की नालियों में ना सोजिश होना शुरू हो जाएगी, सोजिश और बलगम वगैरह जमा होकर ना तो सांस की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाएंगी। अब इतनी बलगम जमा हो गई, ठीक है, तो अब सिर्फ इतना सा रास्ता है, अब इतने से रास्ते से हवा नहीं जाना है, तो क्या ही हवा इतने से रास्ते से जा सकती है, ठीक है। तो एस्थमा वाले जो मरीज़ हैं जिनको पहले ही दमे का मसला है, सांस लेने में मसला पेश आता है, तो उनके अंदर तो ये चीज़ ज़्यादा मुतासिर उनको करेगी, ठीक है। कपड़े डर्टी इन्होंने कर देने हैं, पार्टिकुलेट मैटर ने, जाहिर सी बात है वो जो धुआं वगैरह है या आपके कपड़े गंदे होना शुरू हो जाएंगे, काले होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो विजिबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड, हवा में जो हवा जो है वो साफ़ नहीं रहेगी उस तरीके से, क्योंकि हवा में बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हेजिंग इन द एयर, इसने हवा में क्या करना है, हवा को साफ़ नहीं रहने देना, हवा को लूदा करना शुरू कर देना है, जिसकी वजह से आपको हवा में चीज़ें सही नज़र नहीं आती, हवा की जो विजिबिलिटी होती है एटमॉस्फेयर में वो कम हो जाती है। आगे हम लास्ट जो पोल्यूटेंट है वो ओजोन है। ये एक्चुअली हमने क्या किया, ये वाले जो सारे पोल्यूटेंट गैसेस थे ना, ये वाली, ठीक है, इन्हीं को हमने डिटेल में पढ़ा है। ये जो सारी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, इन्हीं के सब ये वाली जो सारी थी, व्यू में क्यों नहीं आ रही वाली, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे इन्हीं के हमने हार्मफुल इफेक्ट्स 1 बाय 1 पढ़े हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से लास्ट पोल्यूटेंट गैस ओजोन है। वो कहता है ओजोन जो है ना, ब्रीदिंग ओजोन, जब आप ओजोन में सांस लेते हैं तो इसकी वजह से पेशेंट को बहुत से मसाइल आते हैं, लाइक चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना शुरू हो जाती है, आपको खांसी आना शुरू हो जाती है, गले में खराश हो सकती है, कंजेशन, आपका नाक बंद हो सकता है, गला बंद हो सकता है, जिसकी वजह से सांस लेने में आपको मसला पेश आएगा, ठीक हो गया। तो ये सारे उन्होंने ये जो सारे पोल्यूटेंट्स हैं इनके नुकसानदेह आपको फैक्ट्स बताए हैं। वही चीज़ दोबारा उन्होंने बताई है, पेशेंट आपको एलर्जी हो सकती है पोल्यूटेंट से, सांस लेने में मसला पेश आएगा, लंग इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे, वही सारी बातें हैं जो हम बार बार पढ़ चुके हैं। इस तरीके से आगे आपने एसिड रेन वाला टॉपिक भी मुझसे पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको डिटेल में आने चाहिए, ठीक हो गया, ये ज़रूर बोर्ड में आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।